अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और मेरे साथ मौजूद हैं हिना नियाजी। थैंक यू सो मच अजीम, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम जिसमें हम तकरीबन हर चीज़ के बारे में बात और हर चीज़ की बात करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं उन तमाम लोगों की तरह जो यकीनन यही सवाल दिल में लिए बैठे हैं कि हिना, आज आपकी इस शर्ट को देखकर लग रहा है कि आप आमों की पेटी में गिर गई थी। अच्छा, वैसे आई रियली लाइक दिस कलर, मुझे इतना पसंद है ना। फिर समर्स में तो वैसे ही बहुत वाइब्रेंट लगते हैं, इस तरह के कलर्स अच्छे लगते हैं, तो आई थॉट ऑफ वेयरिंग इट। और आप ये देख लीजिए, फ्लैग के साथ मैंने थोड़ा बहुत उसको कॉन्ट्रास्ट करने की भी कोशिश की है, जो हमारा यहाँ पर पाकिस्तानी फ्लैग लगा हुआ है। वैसे so, I'm trying to... लेकिन मर्द हजरात भी पीला कलर पहन सकते हैं, अच्छा बिल्कुल लगता पहन सकते हैं। आई थिंक लेमन कलर, लाइम कलर जो है वो मर्द हजरात पे भी उतना ही अच्छा लगता है। बस ज़रूरत इस बात की है कि वो देखने की इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो कैरी कितना अच्छा करते हैं और कौन सी पैंट्स के साथ, कौन से ब्लेजर के साथ उन्होंने। वैसे एंकर होने का ये फायदा होता है कि इंसान हर फन मौला होता है ना, हर चीज़ के बारे में उसने इल्म रखा होता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हिना जो है वो फैशन मेंटोर भी है। Oh, yes. जैसे वो बता रही है कि थैंक यू कि ये समर कलर है और मर्द हजरात भी ये समर कलर पहन सकते हैं। बिल्कुल पहन सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको लाइटर टोन में अगर करके विद वाइट पैंट्स या विद बेज पैंट्स, आई थिंक दिस वुड लुक रियली गुड। और आप भी किसी दिन ट्राई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ऐसा कोई कॉम्बिनेशन मुझे जल्दी गिफ्ट करने वाली है? मैं जरूर कर दूंगी, मैं जरूर कर दूंगी। मैं देख रही हूँ आपकी भी टाई का कलर इज रियली गोल्ड, बड़ा वाइब्रेंट एंड यू लुक गुड, माशाल्लाह, अच्छे लग रहे हैं आप भी। आपने खैर ये नहीं कहा कि मैं अच्छी लग रही हूँ, लेकिन मैं नहीं अच्छी लग रही हूँ आप अच्छी लग रही हैं, मैं भी अच्छा लग रहा हूँ। और हम चाहते हैं कि जितने भी अच्छे अच्छे लोग हमारे इस अच्छे अच्छे प्रोग्राम को देख रहे हैं उन तक एक अच्छी बात पहुंचाएं, अच्छी बात पहुंचाएं। बिल्कुल। और आज हम प्रोग्राम का आगाज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इस खूबसूरत बात से करते हैं कि एक शख्स बनकर ना जियो, बल्कि एक शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि एक शख्स तो मर जाता है लेकिन शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। बहुत खूबसूरत बात की कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। अमेजिंग मैसेज। क्या कहेंगे इस मैसेज के बारे में? मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ, वैसे तो कायदे आज़म ने जो कह दिया उसके बारे में मजीद क्या ही कहा जाए, लेकिन चूंकि एलेबोरेट किया जाना चाहिए थोड़ा सा इस बात को, तो मैं भी इसी चीज़ पे बिलीव करता हूँ ना कि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ किसी एक चीज़ पे फोकस करते हैं। वैसे हम लोग जो है वो सेल्फ फोकस इतना कर लेते हैं कि हम एक शख्स के तौर पर ही हमेशा से जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पर मौजूद रह जाते हैं। लेकिन शख्सियत अब ये होती है कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपका उठना बैठना, आपकी आदत, आपका सोचना, और आप किस तरह से किसको कैसे ट्रीट करते हैं, ये तमाम चीजें आहिस्ता आहिस्ता जुड़ती हैं और एक पूरी पर्सनालिटी बनाती हैं। और अगर शख्सियत की बात की जाए तो किसी इंसान के ज़हनी, जिस्मानी और शख्सी बर्ताव, रवैयों की अगर हम बात करें, सारी चीज़ों का एक मजमुआ है, उसका नाम है शख्सियत। और हमारा जो ज़्यादातर फोकस होता है, हम ज़ाहिरी हुस्न और जमाल पर जो है ना बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी कि हम आउटर अपीयरेंस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। हमारी कोशिश भी यही होती है कि हम अच्छे लगें, हम प्यारे दिखें, लेकिन क्या कभी हमने इस बात पर गौर किया है कि हमारी सीरत कितनी खूबसूरत है, हम अंदर से कितने बातनी खूबसूरती जो है ना वो आपका असल किरदार है। तो आपको, हम सबको अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाया, लेकिन हम सबको ये भी सोचना चाहिए और इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारी सीरत कितनी खूबसूरत है। हम किसी महफिल से जब उठकर जाते हैं, लोग हमारे पीठ पीछे क्या बात करते हैं, क्या हमारा अच्छे लोगों में जिक्र किया जाता है या शुमार किया जाता है या नहीं। और है ना, इसीलिए जितनी भी बड़ी शख्सियात है माजी की और जो हमें याद रह जाती हैं, या हाल में भी जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज हैं, वो इसलिए पर्सनैलिटीज कहलाती हैं या वो इसीलिए इतने फेमस रहते हैं या हमें कहीं ना कहीं याद रहते हैं, क्योंकि वो मजमुआ होते हैं तमाम आदात का। और ये तो थी जी खूबसूरत बात कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। तो हिना, आगे बढ़ते हैं और आज के प्रोग्राम में क्या क्या शामिल है वो लाइन्स की सूरत में अपने नाज़रीन तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जी, आज याद माजी से हम लोग पेश कर रहे हैं क्लोव सिंड्रोम अवेयरनेस का दिन आज मनाया जा रहा है। ये एक बड़ी ही मुज़ी बीमारी है और ये पैदाइश के वक्त ही बच्चों को होती है, तो इस पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे, तफसील से बात करेंगे, आप लोगों को अवेयरनेस देंगे कि एग्जैक्टली ये है क्या। इसके अलावा हम बात करेंगे जी हुकूमत के आखिरी अयाम, कानून साजी में तूफानी स्पीड और एक के बाद एक बिल मंजूर, इस पर भी आज हम तफसील से बात करेंगे कि हुकूमत इतनी जल्दी में क्यों है। इस पर भी माहिराना जो है ना वो तज्जिया पेश करेंगे। सेगमेंट कलर्स ऑफ पाकिस्तान है हमारा बड़ा खूबसूरत, और इसमें हमेशा हम कोई ना कोई तारीख़ी विरसा आपके लिए लाते हैं। तो आज आपको आज़ाद कश्मीर की खूबसूरत सुधेड़ी वाटरफॉल पर एक खुसूसी पैकेज दिखाएंगे। बिल्कुल जी। इसके अलावा हम बात करेंगे कि ट्रैफिक हादसात को
कम किस तरह से किया जा सकता है। और पाकिस्तानी अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो उन्होंने दुनिया की मुश्किल जो है वो हल कर दी है और उन्होंने एक ऐसे ग्लासेस निकाले हैं जो कि एंटी स्लीप ग्लासेस हैं। जो लोग सो जाते हैं ड्राइविंग करते हुए, उनको भूल जाते हैं कि वो गाड़ी चला रहे हैं, अब ये ऐसे ग्लासेस वो अगर पहनेंगे तो उनकी नींदें शींदें सब उड़ जाएंगी। लेकिन कुछ लोग वैसे बैठे बैठे भी सो जाते हैं, जरूरी नहीं कि गाड़ी चला रहे हैं। हाँ, वैसे पॉइंट। और आपको एक ऐसे टैलेंट से मिलवाएंगे जी जो कि पाकिस्तानी ये तलमा है जिन्होंने ये ग्लासेस इजाद किए हैं। एंटी स्लीप ये चश्मा है और इन्होंने ये इजाद करके जो दुनिया है उसको वर्ताए हैरानी में डाल दिया है कि कमाल ही इजाद कर दी इन्होंने। अमेरिका जाने का इनको मौका मिला है, यकीनन इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा इंटरेस्टिंग न्यूज़ इस देश के पाक चीन के बाहमी इश्तराक से एक फिल्म बनी है और बाटी गर्ल इस मूवी का नाम है, जिस पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मारूफ अदाकार, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जमाल शाह आज सुनो पाकिस्तान का हिस्सा होंगे। बिल्कुल जी, जमाल शाह साहब से भी हम तफसील से बात करेंगे, इस कोलैबोरेशन के बारे में जानेंगे। इसके अलावा एक बहुत अच्छी और दिलचस्प खबर आप सबके साथ शेयर करेंगे कि मोबाइल फोन्स बच्चों के जहनों पर क्या असरात मुरतब यूज करने से क्या असरात मुरतब होते हैं और किस तरह से चीन ने क्या स्टेप्स लिए, क्या उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि जो अगर आप अपने बच्चों को फ़ोन देते हैं किस तरह से फ़ोन से दूर रख सकते हैं, किस तरह से उन्होंने टाइमिंग्स का तयन किया कि इतने से इतने वक्त के लिए बच्चा जो है फ़ोन इस्तेमाल कर सकता है। इस पर भी तफसील से बात बड़ी इंटरेस्टिंग ये खबर है, बहुत इंटरेस्टिंग। इस पर बड़ी ही डिटेल में बात करने का मेरा दिल चाह रहा है, तो यकीनन इस पर बात करेंगे। तो ये थी जी आज की जो हमारी हाइलाइट्स हैं और अब हम आपको ये बताते हैं कि क्लोव सिंड्रोम के बारे में। जैसे आपको बताया कि आज उससे अवेयरनेस का दिन मनाया जा रहा है और मूजी बीमारी है जी, जो कि पैदाइश के वक्त हड्डियों, जोड़ों या खून की नालियों में बिगाड़ से ये बीमारी लाक होती है। और हिना जो अफसोस की बात यह है कि इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है। तो अब आपको बताते हैं कि सियासी, मुआशी और खेलों के मैदान में हिना इस वक्त क्या हो रहा है। इसके अलावा आलमी मंजरनामे पर क्या जो है वो हालात किस तरह से रुख बदल रहे हैं और खेल के मैदान में क्या हो रहा है, इस पर भी हम तफसील से बात भी करेंगे और आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि क्या तब्दीलियां हो रही हैं आलमी मंजरनामे पर। तो आइए देखते हैं इस हवाले से एक रिपोर्ट। हुकूमत के आखिरी अयाम पार्लियामेंट से तूफानी स्पीड से कानून साजी, 4 दिन में 54 बिल मंजूर, अक्सर बिलों पर अराकीन भी लाइल्म। सेनेट में मुतनाज़े कानून साजी की कोशिश पर हुकूमती अराकीन का पारा भी हाई, बिल्स की कॉपियां फाड़ दी। सेनेटर रजा रब्बानी ने सेनेट को राजवाड़ा करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई के गिर्द कानूनी शिकंजा सख्त, सुप्रीम कोर्ट में तोशा खाना ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। आज साबिक वजीर आजम के खिलाफ बड़े फैसले का इम्कान। हुकूमती अंदाजे गलत, अगले साल महंगाई बढ़ेगी, बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी अवाम को खबरदार कर दिया। वर्दी अमरीकी, हमलावर अफगानी, निशाना पाकिस्तानी। 12 जुलाई को योब कैंट में हमला करने वाले अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त, अफगान हुकूमत का लाशें वसूल करने से इनकार। खाना काबा को गुस्ल देने के रूह परवर मनाजिर, बैतुल्लाह की अंदरूनी दीवारों और फर्श की सफाई, आबे जमजम का इस्तेमाल, खाना काबा खालिस ऊद, अरके गुलाब और बखोर की खुशबुओं से मुअत्तर। एशिया पर हुक्मरानी की जंग, भारतीय मैदान, एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम का पहला इम्तिहान। पाकिस्तान मलेशिया के खिलाफ आज मैदान में उतरेगा। नाजरीन, टॉप स्टोरीज आपने जानी और यकीनन आपकी भी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अभी हम लेंगे एक ब्रेक और जब ब्रेक के बाद आएंगे तो क्या है हमारे पास? ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो जो आज की इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो बड़ी खबर है, वो आप तक पहुंचाएंगे। तो आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो सियासी मंजरनामे से बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं जी कि हुकूमत का आखिरी हफ्ता चल रहा है। इत्तेहादी हुकूमत सिर्फ 8 दिन की मेहमान है, लेकिन पार्लियामेंट में तूफानी रफ्तार से हिना कानून साजी हो रही है। 4 दिन में 54 बिल्स पास हुए हैं। इतनी तेज रफ्तारी की क्या वजह है, ये जानेंगे। हमारे तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग बात है इसमें कि अपने ही जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, वही ज्यादातर बिलों के मवाद से लाइल्म है। और दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ जो है वो कानूनी शिकंजा सख्त होता नजर आता है। और तोशा खाना से मुतल्लिक ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि उससे मुतल्लिक कोई बड़ा फैसला आ सकता है। तो तज्जियाकार सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी राय जानते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। सर, कैसे हैं आप?
मैं जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सलमान आबिद साहब, हुकूमत के आखिरी अयाम है और पार्लियामेंट में धड़ाधड़ कानून साजी हो रही है और नाम निहाद जमहूरियत के अलमबरदार जो हैं, आप क्या समझते हैं कि वो पार्लियामेंट का मजाक क्यों बना रहे हैं? देखिए, पार्लियामेंट का मजाक कोई पहली दफा तो नहीं बन रहा पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सियासत भी कमजोर है, जमहूरियत भी कमजोर है और पार्लिमानी निज़ाम भी कमजोर है। हमारे यहाँ कोई भी हुकूमत हो, वो पार्लियामेंट को बतौर हथियार इस्तेमाल करती है अपने सियासी मफादात के लिए। अब जिस उजलत के साथ और जिस तेज रफ्तारी के साथ और जिस भोंडे अंदाज से ये कानून साजी हो रही है, उससे तो पूरे पार्लिमानी निज़ाम का मजाक बना दिया गया है। यानी ना तो मुतलका वुज़रा को पता होता है कानून साजी का, ना उसकी वजारत को पता होता है, ना अरकान असम्बली को पता होता है और ना हुकूमती अरकान जो बिल पेश करते हैं उनके अपने लोगों को नहीं पता कि ये बिल क्या पेश हो रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए कि इन बिलों में से कुछ 30 के करीब यूनिवर्सिटीज के बिल हैं जी, और ये 18वीं तरमीम के बाद ये मामला सूबाई सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर वफाकी सतह के ऊपर ये बिल पेश किए जा रहे हैं। और इसी तरह से जो बाकायदा सीक्रेट एक्ट वाला बिल पास हुआ है, उस पर तो हुक्मरान जमात के अपने बड़े तहफुजात हैं और उनमें से बेशतर लोगों ने इसके ऊपर बड़े सख्त तहफुजात का इजहार किया है। रजा रब्बानी ने एतजाज किया है, लेकिन लगता ये है कि हुकूमत भी जल्दी में है और जो लोग कानून साजी करवाना चाहते हैं वो भी जल्दी में है। और बाज लोग तो ये कह रहे हैं कि ये कानून साजी हुकूमत के ऊपर हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो सारा मामला है, ये इससे पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत का मुकदमा मजबूत नहीं होगा बल्कि और कमजोर होगा और हम खुद अपने अपने हाथों से जमहूरियत और जमहूरी अमल को कमजोर करने का सबब बन रहे हैं। सलमान आबिद साहब, आप क्या वजह देखते हैं इसके पीछे? इतनी जल्दबाजी में कानून साजी की क्या वजह हो सकती है? देखिए, अमूमी तौर पे हुकूमतें जब आखिरी अपना अशरे में होती हैं या आखिरी महीना होता है उनका, उनकी कोशिश होती है कि वो आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दे सकें ताकि वो इंतखाबात में जा सकें। यहाँ आम आदमी को तो रिलीफ नहीं मिल रहा, लेकिन बड़ी तेजी से जो बड़े बड़े ताकतवर नेक्सेस हैं उनके मफादात को तहफुज दिया जा रहा है। ये जो मैंने आपको अभी 25-26 यूनिवर्सिटीज की बात की है, अगर आप इसको टटोलें कि इसके पीछे कौन लोग हैं, तो आपको नजर आएगा कि बहुत बड़े हमारे कारोबारी हजरात हैं जिनको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बिल अलॉट हो रहे हैं, वो लोग शामिल हैं, उनके मफादात को तहफुज दिया जा रहा है। फिर इसी तरीके से एक पर्सन स्पेसिफिक और पार्टी स्पेसिफिक यानी पीटीआई को टारगेट बनाकर जो है कानून साजी की जा रही है, उसका भी नुकसान होगा। और इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि आज हम ये सारी कानून साजी एक जमात को कुचलने के लिए इख्तियार कर रहे हैं और कल यही कानून साजी हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल होगी। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे सारे पॉलिटिकल मोटिव है, लेजिस्लेटिव एजेंडा नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल मोटिव है कि अपने मुखालफिन को कैसे हम दबा सकते हैं। जी अच्छा, सलमान आबिद साहब, वजीर आजम साहब के बयान के बाद इलेक्शन में ताखीर से मुताल्लिक क्या सराइयां जो है वो तेज हो गई हैं, आपको क्या लगता है ये साल इलेक्शन का साल होगा? देखिए, मैं आपके पहले भी प्रोग्राम में ये कह चुका हूँ कि इस वक्त एक बड़ी लॉबी जो है सियासतदानों के अंदर भी है, ब्यूरोक्रेसी में भी है, जो इलेक्शन की ताखीर चाहते हैं और मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन नहीं चाहते। उसमें कई तरह के हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं, जैसे भी आपने कहा कि नई मरदमशुमारी के नताइज के ऊपर, और खुद प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में कहा है आसमा शराजी को कि नई मरदमशुमारी के नताइज पर इंतखाबात होंगे। अगर उस पर इंतखाबात होंगे तो इसका मतलब है कि हम फिर 6 महीने से पहले तो इलेक्शन नहीं करवा सकते। अच्छा, ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि खौफ है एक सियासी जमात का, पीटीआई का, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते थे कि पहले पीटीआई का बंदोबस्त होगा, पहले पीटीआई को पाबंद किया जाएगा, उनके लीडर को गिरफ्तार किया जाएगा, नजरबंद किया जाएगा और फिर उसके बाद इंतखाबात में जाया जाएगा। तो ऐसे लगता है कि जैसे इंतखाबात से जो गुरेज की पॉलिसी है, उसकी बड़ी वजह यह है कि पीटीआई के साथ भी अभी तक उनका कोई सियासी बंदोबस्त नहीं हो पा रहा। ठीक है। अच्छा सलमान आबिद साहब, जैसे आपने जिक्र किया कि बिल्कुल ये लग तो ऐसे ही रहा है कि इंतखाबात जो है वो उसका मामला खटाई में डालने की कोशिश है, लेकिन अगर हम बात करें ये नई मरदमशुमारी के जो नताइज हैं उनके तहत इंतखाबात कराने की, तो सर उसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी दरकार है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आपका हाउस इनकम्प्लीट है, तो ये तो 6 माह में भी होते फिर दिखाई नहीं देते। देखिए, जब कानून साजी 10-10 लोगों के साथ बिठा के की जा रही है, हाउस भी कंप्लीट नहीं है, कोरम भी पूरा नहीं है, उसके बावजूद कानून साजी हो रही है, किसी ने क्या रोक लिया इनको, मुझे बताइए ना। तो अगर ये इस तरह के इजलास बुलाकर इस तरह की कानून साजी करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की कोशिश करते हैं या कोई ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, तो आप और मैं क्या कर लेंगे सिवाय अदालतों के दरवाजे खटखटाने के अलावा। जी बिल्कुल। अच्छा सलमान आबिद साहब, तोशा खाना केस की बात करते हैं। तोशा खाना केस जो है वो चेयरमैन पीटीआई के लिए जो है ना वो एक तरह से सर दर्द ही बन चुका है और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जो है वो रिलीफ नहीं मिल सका। आज इस्लामाबाद में जो है
सुप्रीम कोर्ट से भी उनको रिलीफ नहीं मिला और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, ट्रायल कोर्ट में भी केस मुकर्रर है। आप क्या समझते हैं कि क्या बनेगा, क्या फ्यूचर देखते हैं आप? मतलब तोशा खाना केस को लेकर ये बड़ा फैसला ये मुतवक्के बिल्कुल। देखिए, जब आपने ये फैसला कर लिया है कि हमने पीटीआई की क़यादत को नाहिल करना है, उनको नजरबंद करना है, उनको इलेक्शन के अमल से बाहर निकालना है, तो उसमें तोशा खाना जो है वो बतौर हथियार इस्तेमाल हो सकता है। और जिस उजलत के साथ, जिस तेज रफ्तारी के साथ 5वें गियर में लगा के स्पीड के साथ जो है तोशा खाना का मुकदमा चलाया जा रहा है रोजाना की बुनियाद पे, उसमें जज साहब के भी फिर पॉलिटिकल मोटिव समझ आते हैं और भी बाकी मामला। अच्छा देखिए, बात यह है कि इमरान खान का जो तोशा खाना का केस है, बिल्कुल उसका ट्रायल होना चाहिए। अगर वो उसमें शामिल है तो उनको सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन आपको पता है ना कि हाई कोर्ट के अंदर ही एक पूरी फहरिस्त जमा हुई है कि जरदारी साहब ने कैसे ताइफ बेचे हैं, मरियम ने कैसे ताइफ बेचे हैं, खाकान अब्बासी साहब ने कैसे पाइनएप्पल के डब्बे तक नहीं छोड़े सलमान आबिद साहब, और तो अब बस अब क्या ही हम बातें करें। तो मेरा मतलब ये है ना कि इसका मतलब है कि ये फेयर ट्रायल नहीं है, ये वही ट्रायल है जो माजी में भी हम करते रहे। स्पेसिफिक पर्सन बना के पहले नवाज शरीफ साहब के खिलाफ किया, फिर बेनजीर भुट्टो के खिलाफ करते रहे, अब इमरान खान को बना रहे हैं। तो इससे सियासत का कोई भला नहीं होगा। और ये जो इस तरह के जो फैसले हैं उनको मानेगा कौन? देखिए ना, अगर यहाँ पर इमरान खान के खिलाफ फैसला भी आ जाएगा तो उनके पास फिर हाई कोर्ट है, उसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि तोशा खाना के केस में कोई इमरान खान साहब की कोई डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाकर जो है वो जस्टिफाई हो जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका सलमान आबिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और तमाम तर जो सियासी सूरत हाल है उस पर उन्होंने सलमान आबिद ने हिना पेश किया है और उनकी जानिब से भी इसी बात का इंदिया दिया गया है कि हुकूमत जिस बरखरफ्तारी से ये कानून साजी कर रही है तो इसकी मिसाल तो माजी में कहीं नहीं मिलती है। और दूसरा, जो नई मरदमशुमारी के नताइज के मुताबिक अगर इंतखाबात कराने का ये फैसला उन्होंने किया है तो वो भी मामला खटाई में पड़ता नजर आता है। अब तो ये देखते हैं कि आने वाले हालात किस जानिब लेकर चलते हैं और ऊंट किस करवट बैठता है। तो यहाँ पर शामिल करेंगे इसी ब्रेक और फिर ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बिल्कुल जी, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात हम ब्रेक में जाने से पहले ये कर रहे थे कि वैसे तो हिना पाक चीन दोस्ती का कोई सानी नहीं है और जो बड़ी मशहूर कहावत है हमारे मुल्क में कि हिमालय से ऊंची समंदरों से गहरी ये दोस्ती, वैसे हमने आज तक पाक चीन दोस्ती का जो मुजाहरा है वो हमने देखा है इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सी पैक है उसमें देखा है, रोड्स में देखा है, डैम्स में देखा है, फिर हमने देखा है जी अपने डिफेंस मैकेनिज्म में। लेकिन पहली बार आज हम जो खबर अपने नाजरीन के लिए लाए हैं कि अब पाक चीन दोस्ती आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी नजर आएगी और पाक चीन दोस्ती के ही इश्तराक से ये मूवी बनी है। बाटी गर्ल एक मूवी आ रही है ना, बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त फिल्म आ रही है जिसकी शूटिंग इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में चीनी टेक्निकल अमले के साथ की गई है और ये फिल्म एक आला तरीन चीनी खातून जो है फुटबॉलर, उनकी कहानी बयान करती है जो इंजरी की वजह से अपने करियर के अरूज पर रिटायर हो गई थी और अब वो पाकिस्तान के गरीब और पसमानदा पहाड़ी गांव में नौजवान लड़कियों को फुटबॉल खेलने के ख्वाब को पूरा करने में मदद करने आई हैं। और ये फिल्म जो है वो चीन और पाकिस्तान में बैक वक्त रिलीज की जाएगी। ये तो मूवी जब रिलीज होगी तो तब देखेंगे और लाजिम है कि हम भी देखेंगे। तो जी इस पे ओवरऑल बात करते हैं। जी हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ अदाकार, मुसव्विर और चेयरमैन हुनर कदा जमाल शाह साहब हमारे साथ इस वक्त सुनो पाकिस्तान में मौजूद हैं। जमाल शाह साहब कैसे हैं सर आप? बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया, थैंक यू मैन। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये जो फिल्म है बाटी गर्ल, इसका थीम क्या है? थीम तो मेरा ख्याल है आपने बता दिया अपने प्रीएम्बल में जी। ये रिमोट इलाके में बहुत हार्ड एरिया में बच्चियों की एक फुटबॉल टीम बनती है जो बड़ी मुश्किल से बनती है, इसलिए कि कंजर्वेटिव एरिया है, वहाँ बच्चों को इतनी आज़ादी नहीं, बच्चियों को इतनी आज़ादी नहीं है कि वो खुल के खेल सकें। तो फुटबॉलर लड़कियाँ कुछ जो फुटबॉल का शौक़ रखती हैं उनको एक चाइनीज़ किसी कंपनी की मुलाजमा होती है जो फॉर्मर फुटबॉलर होती है, वो जब इनको देखती है तो वो उनको अपना माजी याद आता है और फिर वो उनको ट्रेन करने लग जाती है और इसी इलाके में दुश्मनी भी दूसरे गांव के साथ होती है। तो फुटबॉल जो है वो ज़रिया बनता है बहुत सारी चेंजेस का, सोशल चेंज का, कल्चरल चेंज का और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का। तो फुटबॉल फॉर सोशल चेंज आप समझे कि इसका थीम है और ये पाकिस्तान और चाइना की पहली मुस्तनद को प्रोडक्शन है। इस हवाले से मैं अपने आप को और अपनी फिल्म कंपनी हुनर कदा फिल्म्स को खुशकिस्मत समझता हूँ कि पहली को प्रोडक्शन जो है वो हमने चाइना के साथ मिलकर बनाई।
और ये एक लिरिकल छोटी सी फिल्म है, कोई एवेंजर्स टाइप नहीं है, वो जो बड़ी बड़ी फिल्में होती हैं, सुपर हीरो टाइप। बहुत रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में खूबसूरत सी कहानी है। मेरा ख्याल है लोगों को अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह रिलीज़ हो रही है, आज हम प्रीमियर कर रहे हैं यहाँ। जी, इंशाल्लाह कामयाब होगी मूवी। जमाल शाह साहब, यही बताइएगा कि ये आइडिया कहाँ से ओरिजिनेट हुआ और फिर चाइना के साथ कोलैबोरेट करना? चाइना के साथ कोलैबोरेशन का तो मैं बड़े अरसे से सोच रहा था। इससे पहले मेरी एक फ़िल्म प्रोडक्शन के लिए तैयार थी, कट, जो चाइना के कोलैबोरेशन के साथ मैं करना चाह रहा था, लेकिन वो ज़रा डिले हो गई। ये जो कंपनी है चाइना सिचुआन चेंगचेंग मीडिया कल्चर एंड फिल्म लिमिटेड कंपनी, इन्होंने मुझे अप्रोच किया चाइनीज़ एम्बेसी के थ्रू, और ये फिर आए, मिले, इन्होंने कहा कि जी हम फिल्म बनाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने स्क्रिप्ट भी दिया मुझे और मुझसे एडवाइस भी मांगी कि आप देखें ये कल्चरली रेलेवेंट है कि नहीं है। और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि जी हम इनके साथ कोलैबोरेट करेंगे। तो हमने फैसिलिटीज़ फराहम की, यानी कास्ट, क्रू, लोकेशंस वगैरह, दूसरी फैसिलिटेशन जैसे इजाज़तें और सब कुछ। और फाइनली इन्होंने आके कोई 4 माह के बाद शूटिंग शुरू की। ज़्यादातर शूटिंग इस्लामाबाद के करब जवार में आसपास, कुछ करोट में है, कुछ गिलगित बल्तिस्तान वगैरह में है। तो हमारी क्रू ने इनके साथ मिल के जो काम किया है वो बड़ा बेनिफिशियल था हमारे लिए भी और इनके लिए भी, कि 2 डिफरेंट कल्चर, वर्क कल्चर जो थे, वो एक्सपीरियंस एक दूसरे को कर रहे थे। हमने इनसे बड़ा सीखा, इन्होंने भी हमसे कुछ ना कुछ सीखा होगा। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि चाइना इस वक्त फ़िल्म की सबसे बड़ी मार्केट बन चुकी है। 2018 में इनके चाइना में 70,000 सिनेमा स्क्रीन्स थे, यानी 70,000 सिनेमा हाउसेस, जबकि हमारे यहाँ कोई 130 या 40 या 50 सिनेमा हाउसेस होंगे 23 करोड़ या 24 करोड़ आबादी के लिए, जो एक मजाक है। किसी ज़माने में हमारे यहाँ भी कोई 1500 स्क्रीन्स हुआ करती थी मिड 70s तक। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी था कि हम इनके साथ कोलैबोरेट करें ताकि चाइनीज़ मार्केट में हम नीश पैदा कर सकें, क्योंकि हमारी अपनी मार्केट बहुत छोटी है, वो फिल्म के स्ट्रगल को, रिवाइवल के स्ट्रगल को सस्टेन नहीं कर सकती है। तो ये एक बड़ा अच्छा मौका है और इंशाल्लाह इसके बाद बहुत सारे दूसरे फिल्म मेकर्स को मौका मिलेगा कि वो चाइनीज़ के साथ कोलैबोरेट करेंगे। जी अच्छा, जमाल शाह साहब ये भी बताइएगा कि क्या इस फिल्म में हमें पाकिस्तान और चाइना दोनों का कल्चर देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, कास्ट ज़्यादातर पाकिस्तानी है, इसलिए कि कहानी जो है वो पाकिस्तान में खुलती है, एक रिमोट एरिया में। तो लोकल कास्ट कोई बहुत ज़्यादा नामवर लोग नहीं है, नए लोग ज़्यादा हैं, वो हमने कास्ट किए। इनका कास्टिंग डायरेक्टर आया हुआ था और उन्होंने सबको इंटरव्यू किया, ऑडिशंस ली, और ज़्यादातर कास्ट जो है वो लोकल इस्लामाबाद, पिंडी वगैरह के हैं या पेशावर के, और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो चाइनीज़ हैं। तो ये कास्ट है। और इसी तरह आर्ट डिपार्टमेंट में हमारे लोगों ने बड़ा कास्ट्यूम में हमने मदद की, और स्क्रिप्ट की सुपरविजन जो है वो भी हमने की। जी अच्छा, जमाल शाह साहब ये भी बताइएगा कि क्या लैंग्वेज एक बैरियर था, क्योंकि चाइनीज क्रू के साथ भी आप लोगों ने काम किया? कैसा एक्सपीरियंस रहा सर ओवरऑल? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जैसे मैंने पहले कहा कि ये 2 डिफरेंट कल्चर्स हैं, वर्क कल्चर्स। इनके वर्क एथिक्स जो हैं वो बड़े डिसिप्लिन्ड हैं, बहुत सुबह सवेरे जो कॉल टाइम होती है उस पर ये मौजूद होते हैं, तैयार होते हैं। उससे पहले इन्होंने अपनी तैयारी की होती है। हमारे लोग ज़रा लेट बैक हैं, वो स्पॉन्टेनिटी में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो ये 2 डिफरेंट कल्चर मिल के एक दूसरे को एक तरह से कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे थे, सीख भी रहे थे, इंस्पायर भी कर रहे थे। अच्छा तजुर्बा था, हमारे लोगों ने खासा इनसे सीखा और इन्होंने भी हमसे वो सीखा जो इनके पास नहीं था, जिसको हम परसिवियरेंस कहते हैं। हमारा स्टेमिना इससे कई ज़्यादा है। हमारे लोग जो हैं वो बहुत लॉन्ग आवर्स तक काम करते रहते हैं। इनकी तो एक फिक्स शेड्यूल होता है इनका, जिसके बाद वो काम नहीं करते हैं। लेकिन बड़ा अच्छा रहा, बहुत एमिकेबली, बहुत अच्छे माहौल में काम हुआ। और इंशाल्लाह ये फिल्म जब चलेगी तो रास्ते खुलेंगे हम सबके लिए इंशाल्लाह। ये हमारी दुआ है जमाल शाह साहब के मूवी खूब तरक्की करे और बहुत फेमस हो इंशाल्लाह। इससे पहले जमाल शाह साहब, हमने यही देखा है कि हमारे जो अदाकार हैं वो हम साया ममालिक में या और दूसरे ममालिक में जाते हैं, काम करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से अपनी नौयत का पहला प्रोजेक्ट है कि जिसमें हमने चाइना के साथ कोलैबोरेट किया।
और फिर दूसरा ये भी बताइएगा कि मूवी रिलीज होने जा रही है तो ये बैक वक्त चाइना एंड पाकिस्तान दोनों कंट्रीज में रिलीज हो रही है या और भी ममालिक में ये रिलीज करेंगे आप? जी, चाइना और पाकिस्तान में ही रिलीज़ हो रही है। ये पहली फिल्म नहीं है, बल्कि बहुत पहले एक फ़िल्म बनी थी टीवी सीरीज़ ट्रैफिक, जिसमें मैंने काम किया था। वो भी ब्रिटिश प्रोडक्शन थी। उन्होंने भी यहाँ बहुत बड़ी कास्ट को एंगेज किया और उन्होंने फ़िल्म बनाई थी। लेकिन ये बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत की फ़िल्म है और मेरा ख़्याल है कि इस फिल्म से रास्ते खुल जाने चाहिए। कल इसकी फॉर्मल रिलीज़ होगी, आज प्रीमियर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग ये फ़िल्म जो है पसंद करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सिर्फ इसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए नहीं, बल्कि इस हवाले से भी कि हमें पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर इस किस्म के वेंचर्स यहाँ सपोर्ट हों तो चाइनीज़ या दूसरे ममालिक के लोग जो हैं जॉइंट वेंचर्स के लिए आमादा होंगे, इंटरेस्टेड होंगे। और हमारे लिए सेविंग ग्रेस यही है कि हम लोगों के साथ मिल के फ़िल्में बनाएं। हमसाया मुल्क जिसको हम भारत भी कहते हैं, वहाँ से 2-3 फिल्में मुझे ऑफ़र हुई थी, मैं बावजूद नहीं कर सका, इनकार मैंने किया। बहुत सारे दूसरे दोस्तों ने वो फिल्में की हैं और करनी भी चाहिए। असूलन तो हमें इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा प्रोडक्शंस एक साथ करनी चाहिए, इसलिए कि ज़ुबान भी करीब करीब है, कल्चर भी कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन चाइना के साथ भी हमारा जो कल्चरल टाइज़ हैं वो बहुत पुराने हैं, हज़ारों साल पुराने हैं सिल्क रोड के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि ये इकोनॉमिक ब्रिजेस तो बनते जा रहे हैं ट्रेड वगैरह के हवाले से। कल्चरल ब्रिज अगर बन जाए मजबूत, वो बहुत लास्टिंग होगा और वो दोनों मुल्कों के अवाम को बहुत बेनिफिट कर सकता है। ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। सर, आप लेजेंडरी एक्टर भी हैं और आप मुसव्विर भी हैं, फिर आप एक अकेडमी की हैसियत रखते हैं। तमाम नौजवान जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको मैसेज क्या देंगे? मैसेज मैं खुदा न खास्ता, मैं मुझे ये नहीं कहना, मैं कायद आज़म तो हूँ नहीं कि मैं मैसेजेस दूँ, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यंगस्टर से ये होगी। हमारे यंगस्टर जो हैं वो हमारे कल के मेहमान हैं, इन्होंने ही बागें संभालनी है। मेरी रिक्वेस्ट इनसे ये होगी कि वो पहले तो अपने आप को पहचाने, अपने पोटेंशियल को डिस्कवर करें और अपने गिरदो पेश से अच्छी तरह से वाकिफ़ हों। यानी नॉलेज हासिल करना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। नॉलेज के साथ जब स्किल यकजा हो जाए तो फिर बहुत अच्छे अच्छे काम होने लगते हैं और इनका, हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल तो बहुत ही रोशन होना चाहिए। पाकिस्तान 65% से ऊपर नौजवानों को मुश्तमिल एक मुल्क है। मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ा पोटेंशल है। इस पोटेंशल को अगर हम तवज्जो दें, इनकी ग्रूमिंग करें, मौक़े इनके लिए पैदा करें, तो पाकिस्तान में 5 साल के अंदर अंदर एक बहुत ज़बरदस्त, खूबसूरत, खुशनुमा इनकलाब बर्पा हो सकता है। लेकिन अगर इनको निगलेक्ट किया गया जैसे करते आ रहे हैं तो ये बहुत ख़तरनाक बात होगी। जमाल शाह साहब, बड़ा ही खूबसूरत मैसेज आपने दिया, यकीनन उन तमाम नौजवानों के लिए बिलखसूस जो अदाकारी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ये कहिएगा कि ओवरऑल पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का फ्यूचर आप क्या देखते हैं अब, स्पेशली इस इनिशिएटिव के बाद? मेरा ख्याल है कि पोटेंशियल तो पाकिस्तान में बेतहाशा है। बड़े टैलेंटेड लोग हैं हमारे, यंग एक्टर्स जो हैं टीवी के या फिल्म के, बहुत अच्छे हैं। फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स या राइटर्स या सिनेमाटोग्राफर्स वगैरह सारे बहुत अच्छे हैं। सिर्फ इनको मौके मिलने चाहिए और ये मौके वो ख़ुद हासिल नहीं कर सकते, बड़ी मुश्किल है। गवर्नमेंट को चाहिए कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें इस सेक्टर में, कल्चर सेक्टर में, और ख़ास तौर पे सिनेमा के सेक्टर में, इसलिए कि सिनेमा जो है वो रेवेन्यू अर्निंग का एक बहुत बड़ा ज़रिया साबित हो सकता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में बने, ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमाज़ पाकिस्तान में बन जाएँ, मेरे नज़दीक पाकिस्तान में कम से कम 3000 सिनेमाज़ होने चाहिए जिनमें 80% वो सिनेमाज़ हो जिसमें आम आदमी जाके फ़िल्म देख सके। इस वक्त जो 130 या 40 सिनेमाज़ हैं उसमें आम पाकिस्तानी एंटर होते हुए डरता है, इसलिए कि वो बहुत महंगे हैं। तो अगर ये सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दे तो पोटेंशियल तो बेतहाशा है। हम बहुत ज़बरदस्त काम कर सकते हैं, ईरान की तरह, इंडिया की तरह या बाकी दुनिया की तरह। किसी से हम कम नहीं है, ना हम ज़्यादा हैं। रियलिस्टिक होना चाहिए, मेहनत बहुत ज़रूरी है और फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना जो है वो उनका फ़र्ज़ बनता है, जो उनको करना चाहिए। मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश होगी कि प्लीज़ इस तरफ तवज्जो दें। आप इकॉनमी को रोते रहते हैं, ये इकॉनमी
को बूस्ट करने का एक बहुत बड़ा जरिया बन बिल्कुल सकता सर, है। बहुत इंडिया बढ़िया ने जरा। अपने फिल्म के ज़रिए अपनी इकोनॉमी को इन्हांस किया है, कल्चर को इन्हांस किया है, हम भी कर सकते हैं। यकीनन हम कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम करके भी दिखाएंगे। कोशिशें जारी हैं सर, और आप जैसे हुनरमंद लोग जब तक इंडस्ट्री में मौजूद हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब सितारों से आगे जहां और भी हैं और भरपूर ये इंडस्ट्री फले फूलेगी। और आपने ये बिल्कुल सही सर निशानदेही की है कि जो सिनेमा हॉल्स हैं वहाँ पर टिकट्स वाकई बहुत ज़्यादा हैं, इनकी बिल्कुल। इतने एक्सपेंसिव हैं कि आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता वहाँ जाने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका सर, हमारे Thank you, साथ sir. आप मौजूद रहे और रिलीज होने जा रही है, हम बिल्कुल, ये और दुआ हमारी करते हैं। बहुत सारी दुआएं जो है इस फिल्म के लिए, इंशाल्लाह ये जो है फिल्म सुपर डुपर हिट होगी। आप भी जरूर जाएं, हम भी जरूर जाएंगे, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जाएं और इस मूवी को जाके एंजॉय करें। तो हिना अब आगे बढ़ते हैं जी। और आगे बढ़ते हुए एक बड़ी ही खूबसूरत जगह मेरे ज़हन में आ रही है। वैसे तो हम इस सेगमेंट आप में ये ढूंढ के कहाँ से लाते हैं इतने खूबसूरत स्पॉट्स के बारे में हमें बताते हैं। वैसे घूमने फिरने वाला जो डिपार्टमेंट है वो आपका मेरा है, है। बिकॉज आप यू ट्रैवल अ लॉट, तो जी। वैसे तो नई नई जगहों के बारे में भी आप मुझे बताती हैं ब्रेक हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं आप ही की बातों को थोड़ा सा चोरी करता हूँ और फिर आप हमारे नाज़रीन को थोड़ा बताते सा हैं। मैं इस पे गूगल पे सर्च करते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दाएं बाएं से मिलती है। तो ये बड़ी जबरदस्त। खूबसूरत आबशार है और हमारे मुल्क का बड़ा खूबसूरत हिस्सा वादी जन्नत नज़ीर कश्मीर, जहाँ पर ये आबशार मौजूद है, जो कि बाक्सर किला जाते हुए सुधेरी गांव है, जिस गांव में ये आबशार मौजूद है। बिल्कुल, और इसका नाम है सुधेड़ी वाटरफॉल और ये भिम्बर शहर से 28 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। बहुत ही खूबसूरत ये वाटरफॉल है। आई एम श्योर जब आप भी इसको देखेंगे तो आप लोग भी जरूर अपनी नेक्स्ट वेकेशंस प्लान करेंगे कि यहाँ पर जाएं कश्मीर में और जाके इन वैसे तो खूबसूरत है ना, नज़ारों उस के। एरिया में बहुत ज़्यादा वाटरफॉल्स हैं और ये जो सुधेरी वाटरफॉल है ये इनमें थोड़ी सी मुनफरिद है क्योंकि ज़्यादा खूबसूरत है और 28 किलोमीटर के फासले पर ये वाक़ है भिम्बर शहर से। और बिल्कुल जो इन्होंने बात की है कि जी आप सब लोग नेक्स्ट वेकेशन प्लान करें। वैसे तो हम डेली बेसिस पे जब भी अपनी कोई नई जगह बताते हैं तो हम ये कहते हैं कि आप लोग प्लान कर लेंगे। नेक्स्ट प्लान कर लें। लेकिन आई एम श्योर ये जो वाटरफॉल है देखने के बाद आप जरूर चाहेंगे कि आप एक बार जाएं यहाँ पर और जाके इन खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करें। तो देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। कश्मीर पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन खित्तों में से एक है जो अपनी कुदरती खूबसूरती और दिलकश मनाजिर की वजह से हमेशा से सयाहों की तवज्जो का मरकज रहा है। यहाँ की दिलकश झीलें, आबशारें और चश्मे देखने वालों को अपने शहर में गिरफ्तार कर लेते हैं। सुधेड़ी वाटरफॉल आजाद कश्मीर की कुदरती मनाजिर से भरपूर सयाहों की जन्नत कहलाने वाली वादी समाहनी की चंद खूबसूरत तरीन आबशारों में से एक है। बुलंदोबाला पहाड़ों में घिरी ये आबशार बागसर कला जाते हुए सुधेड़ी गांव में मौजूद है, जो भिम्बर शहर से 28 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। ये इलाका आबो हवा के लिहाज से कश्मीर के दीगर इलाकों की निस्बत कदरे गर्म है। वादी समाहनी में मौजूद मशहूर दरगाह बाबा शादी शहीद पर जाने वाले अक्सर जायरीन फैमिलीज के हमरा इस आबशार को देखने के लिए जरूर जाते हैं। मकामी इंतजामिया की तरफ से किसी भी नुकसान से बचाव के लिए तंबीह की गई है कि सयाह गाइड या इंतजामिया के एहलकार के बगैर पानी के अंदर ना जाएं। ब्यूटीफुल, क्या खूबसूरत ये वाटरफॉल है सुधेड़ी वाटरफॉल। मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी जाऊं यहाँ से। वैसे छुट्टी जैसा लूं। मौसम है दिल बनता तो यही है कि बंदा यहीं पे जाए, है ना? ऐसी खूबसूरत लोकेशन है। मतलब मैं एक बात सोच रही थी, वैसे ये मेरे लिए भी बात बहुत ज़रूरी है समझना और इस पर गौर करना कि हम प्लान करते हैं अपने ट्रिप्स और हम फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, उनको एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ही इतनी खूबसूरती है, इतना हुस्न मैं कहूँगी मौजूद है कि पहले हमें चाहिए कि हम अपने वतन को जो है वो एक्सप्लोर करें, इसकी ब्यूटी पर गौर करें। ब्यूटी पर गौर करें। और एक मैसेज इंपॉर्टेंट कि जब भी आप ऐसी किसी जगह पर जाएं जैसी जगह हम आपको दिखाते हैं तो अपने साथ वहाँ के लोकल गाइड्स को जरूर रखें, क्योंकि अमूमन ये भी देखने में आता है कि हादसात पेश आ जाते हैं, तो उनको भी अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। एंजॉय करें और यहाँ पर शामिल करेंगे जी हम एक ब्रेक
ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। And we are right back after the break. You're watching Suno Pakistan. सबकी हर बात और अब शेयर करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग खबरें आपके साथ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो सबसे पहली खबर चाइना से है, जो कि अजीम ने प्रोग्राम के स्टार्ट में ही कहा था कि बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, ज़बरदस्त खबर है और मुझे लगता है पाकिस्तान में भी इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत बिल्कुल। और ये खबर है बच्चों से मुतालिक, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है, एग्जैक्टली। चाइना में जो उनकी गवर्नमेंट है उनकी जानिब से ये बड़ा ही मुस्बत इकदाम उठाया गया है कि मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो हम अमूमी तौर पर देखते हैं, हमारे पाकिस्तान में तो बड़ा ही कॉमन है कि जी बच्चा रो रहा है तो पेरेंट्स फौरी तौर पर मोबाइल फ़ोन दे देते हैं और वो बच्चा उस फ़ोन में बिजी रहता है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी के उस बच्चे की सेहत पर कितने मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं ये हमें अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं है। और इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, इसी चीज़ से लड़ने के लिए चाइना ने ये लॉ पास किया है कि वहाँ पर अब जो बच्चे हैं मखसूस उम्र के उनको जो है वो इंटरनेट की और मोबाइल फ़ोन्स की सहूलत मैसर नहीं होगी। इसके लिए जो IT कंपनीज़ हैं वहाँ पर लोकल जो कंपनीज़ हैं वो जिम्मेदार हैं, उन्होंने ये पॉलिसी पर अमल दरामद कराना है, इसको रेगुलेट कराना है। और मेरे ख्याल से तो मैं तो इसे पर्सनल कैपेसिटी पे अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि चाइना की जानिब से बड़ा ही पॉजिटिव स्टेप लिया गया इस हवाले से, बिकॉज कुछ एक्सपर्ट्स हैं ना इस हवाले से ये भी बताते हैं कि जो मोबाइल फोन्स हैं और जो टैब्स हैं वैसे हम तो मजबूरी है यूज करने के लिए, मजबूरी है, लेकिन ये बीमारी है भाई, ये बहुत बड़ी बीमारी। और अगर इसकी एडिक्शन लग जाए तो चाइना की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनीज है उन्होंने बहुत ही अच्छा उनका ये इकदाम है। उनका ये कहना है कि अब जो बच्चे हैं वो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते और इंटरनेट डिवाइसेस जो हैं वो बंद कर दी जाएंगी उनके फ़ोन्स पर। और उनका ये भी कहना है कि अगर बच्चे जो हैं वो बहुत छोटे हैं, 3 साल उनकी उम्र है या 3 साल से जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, अगर वो फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं या माएँ उनको फ़ोन देती हैं तो ऐसे फ़ोन्स होने चाहिए जिसमें सिर्फ सुलाने के लिए लोरियाँ होनी चाहिए, नथिंग एल्स। ये जो हम आजकल छोटा बीम और बड़ा बीम पता नहीं क्या बच्चों को दिखा रहे हैं, हमारी यूथ एंड जनरेशन किस तरफ जा रही है। बच्चों की अगर लैंग्वेज देखें तो बहुत बुरा इम्पैक्ट आ रहा है। बच्चे ऐसे वर्ड्स जो हैं वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करें जो कि माँ बाप बिल्कुल पसंद नहीं करते। कंटेंट के हवाले से ना बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है कि कंटेंट के हवाले से तो पेरेंट्स को बिल्कुल अवेयर रहना चाहिए और ये नजर रखनी चाहिए कि किस तरह का मवाद है जो बच्चे देख रहे हैं, बिलखसूस जो बालिग नहीं हुए अभी तक और वो देख रहे हैं, तो उन पर बिल्कुल गौर करना चाहिए। दूसरा ये जो टेक्नोलॉजी है, जो मोबाइल फोन्स हैं वो इसमें रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं जो ये निकलती हैं और इनके फिर एक अपनी मखसूस तरह के मनफी असरात हैं जो कि बच्चों के बॉडी पर, उनकी आई साइट पर मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा बुरी तरह ये इफेक्ट करते हैं। इसीलिए जो है चाइना की साइबर स्पेस जो है एडमिनिस्ट्रेशन, वैसे ना हमारे यहाँ पे भी ऐसा कोई लॉ होना चाहिए। मुझे लगता है गेट कीपिंग होनी चाहिए और बच्चों पे माँ बाप की सर्वेलेंस के अलावा भी ऐसे कवानीन बना देने चाहिए जिसको लागू करना चाहिए हमारे मुल्क में भी। अच्छा, और मुझे याद पड़ता है कि जब हम लोग छोटे थे ना तो मोबाइल टेक्नोलॉजी थी लेकिन इतनी इस तरह से जो थी वो इतनी कॉमन नहीं थी। आपको किस क्लास में फोन मिला था? आई वुड रियली लाइक टू नो। मैं तो कॉलेज में, कॉलेज में मैं जब कनेट गई थी, बिल्कुल हमें तो मुझे याद है वैसे फोन सबके पास होते थे और बहुत डिफरेंट कंपनीज के बड़े जबरदस्त गॉजी फ्लैशी किस्म के फोन्स होते थे, लेकिन हमें फोन जो है, मुझे फोन अगर मैं बताऊं तो मुझे यूनिवर्सिटी में जाके अब्बू ने फोन दिया था कि अब आप यूज कर सकती हैं। तो ये पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चों को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंडल्ज ना करें, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि अगर बच्चा हर वक्त फ़ोन पे लगा रहेगा तो उसकी जहनी नशोनुमा क्या होगी, उसकी जिस्मानी नशोनुमा किस तरह से होगी, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और ये बुरी तरह बहुत नेगेटिव जो है ना इम्पैक्ट देता है, आपकी आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। बिल्कुल, हमने बड़ा ही पॉजिटिव ये मैसेज दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग सही तरीके से अपने नाज़रीन तक पहुंचा सके हैं। तो हिना अब हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट आ चुके हैं, लेकिन बिल्कुल अभी हम रिवील नहीं करेंगे। वो तमाम बच्चे जिनके मैट्रिक के एग्जाम्स हो चुके हैं, रिजल्ट्स आ चुके हैं और वो कंफ्यूज हैं कि उनको जिंदगी में क्या करना चाहिए, हम आपकी कंफ्यूजन दूर करेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं जी और ब्रेक में हमारे गेस्ट भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एजुकेशनिस्ट रिज़ाउर रहमान और सिंगर हमारे साथ आज उसामा मौजूद हैं जी। बहुत शुक्रिया और खुशामदीद आप हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को सुनो पाकिस्तान। बिल्कुल, और सर यहाँ पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इनसे हम करियर काउंसलिंग के हवाले से बात करेंगे क्योंकि मैट्रिक के बच्चों का रिजल्ट आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि अब किस फील्ड में जाएं, क्या डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, बिकॉज अम्मा अब्बा का फोकस इस चीज़ पर होता है। तो सर व्हाट्स योर टेक?
देखिए 35 लाख बच्चा है मैट्रिक का जिसने एग्जाम्स दिए हैं पूरे मुल्क में, और 35 लाख में से तकरीबन 12 लाख बच्चा तो कॉलेज में चला जाएगा। अब ये जो 12 लाख बच्चा कॉलेज में चला जाएगा, ये भी इल प्लान जाएगा, इसको भी नहीं मालूम कि मैंने कौन से प्रोफेशन में जाना है। इसमें से भी 12 लाख बच्चे का भी अगर हम एनालिसिस करेंगे तो इनमें से पता लगेगा कि 5%, 7% बच्चों की कैरियर काउंसलिंग हुई है, या उनको इसके बारे में बताया हुआ है कि आज जिन जॉब्स को आप कर रहे हैं या हम लोग कर रहे हैं या उनके पेरेंट्स कर रहे हैं, उनकी आगे आने वाले दौर में 5 साल के बाद, 7 साल के बाद क्या हैसियत रह जाएगी, वेदर वो ऑब्सलीट हो जाएंगे और आने वाले दौर में किन जॉब की ज़रूरत होगी। देखें आजकल आपने सुना हुआ है कि AI मशीन लर्निंग की बड़ी बात हो रही है, तो आज तो हमें अपने बच्चों को ये सारी बातें बतानी पड़ेंगी। और ये बातें बताने का वक्त कौन सा है? वक्त तो बेहतरीन ये था कि हम उनको 6, 7, 8th क्लास में इसके लिए प्रिपेयर कर देते, 9, 10th में वो डिसाइड कर चुके होते और 10th में आते साथ ही वो अपने कैरियर का स्टार्ट करते और बिल्कुल अपने फोकस को क्लियर करते हुए अपनी डायरेक्शन में चलते और अपनी मंजिल पे जल्दी पहुंच जाते। हमारे यहाँ ये होता है कि हम जब तक फैसला करके थोड़ा वक्त गुजारते हैं तो फिर पता लगता है नहीं मैं तो इसके लिए बना ही नहीं, मेरे तो ये पैशन ही नहीं है, तो फिर वो यू टर्न होता है, फिर वापस आते हैं या वहीं पे कुछ आगे पीछे कर लेते हैं और हम अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो अगर मेरा ख्याल है बच्चों को सही रहनुमाई की जाए, कैरियर काउंसलिंग की जाए, आपने आज प्रोग्राम किया सुनो न्यूज़ ने, ज़बरदस्त बात है, और अगर कुछ लोग इससे सीख सकें, वालिदैन सीख सकें और उससे अगर अपने बच्चों को कोई गाइड कर सकें तो वो बहुत बेहतरी हो जाएगी। एक बात मैं ऐड करूँगा यहाँ पे ना, एक बहुत बड़ा 2 किरदार हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं बच्चों की लाइफ में। एक तो वालिदैन को ये देखना है कि आप जिस वर्ल्ड में रह रहे थे आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, उस वक्त और सिनेरियोज थे और आपका जो मॉडल वर्ल्ड था वो बिल्कुल डिफरेंट था। उसमें डॉक्टर, इंजीनियर्स या आर्मी ऑफिसर बनना या पायलट बनना या इस तरह के जो प्रोफेशन थे वो उस वक्त की डिमांड थे। लेकिन हम आज जिस दौर में रह रहे हैं, आज 450 के करीब ग्रेजुएशंस हो रही हैं स्ट्रीमलाइंस के अंदर, 600 के करीब डिग्रीज हैं जो मास्टर्स में दी जा रही हैं। तो अपने बच्चों को डाइवर्सिफाई करना, डाइवर्सिटी देना बहुत ज़रूरी है कि उनको तमाम फील्ड से उसको हम किनार कराया जाए और बच्चों को ये आज़ादी दी जाए कि वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो उनको कौन सा प्रोफेशन सूट करता है, उनके पैशन से मीट करता है, उसमें जा सकें। उसमें एक और बात यहाँ अर्ज़ करूँगा कि देखें वालिदैन हमारे इस एरिया में जहाँ हम रहते हैं ना, इतने ज़्यादा वेल अवेयर नहीं होते दुनिया में क्या हो रहा है, तो फिर ये जिम्मेदारी टीचर पे आ जाती है। और जब ये टीचर पे जिम्मेदारी आती है तो उसमें सबसे जो मेन किरदार है वो स्कूल का है। स्कूल यहाँ पे सिर्फ नंबर लाने के लिए बैठा हुआ है कि मेरे बच्चों के नंबर आ जाएं, 1050 नंबर आ जाएं, मुझे नहीं पता, बच्चा जहाँ मर्जी जाए, बस मुझे यहाँ पे बोर्ड लगाना है, उस पर नंबर लिखने हैं कि जी मेरे स्कूल ने इतने नंबर लिए हैं, और बच्चों के प्रोफेशन से या बच्चों के आउटपुट से कोई कंसर्न नहीं। ये एक इतनी बड़ी बैड लक है और इतनी बड़ी ज्यादती है फ्रॉम दिस कम्युनिटी। मैं समझता हूँ कि इसको एड्रेस किया जाना चाहिए और इसमें एटलीस्ट थोड़ा सा आप इनपुट देते हैं बच्चों को, बिल्कुल इसको एड्रेस किया जाना चाहिए। रजा साहब, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और मेरे ख्याल से ये एक नशिस्त नाकाफी है इस मौजू के लिए, और बड़ी माजरत के आज वक्त की किल्लत है थोड़ी। इंशाल्लाह हम लोग फिर किसी एपिसोड में इस पर इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे और उसी दौरान हम ये भी कोशिश करेंगे कि लाइव कॉल्स ली जाए ताकि जिन लोगों को जिंदगी में ऐसे मसाइल का सामना है वो देन एंड देयर हम चाहेंगे कि आप उनको कोई मशवरा तभी दें। जी बिल्कुल सर, हम जरूर आपको दोबारा जहमत देंगे और उसामा की तरफ चलते हैं। उसामा सलीम माशाल्लाह से यंग टैलेंटेड सिंगर हैं, ही इज आल्सो अ टीचर, तो इनसे कुछ अच्छा सा सुन लेते हैं क्योंकि टाइम की किल्लत है। आपको भी दोबारा हम अपने स्टूडियोज में बुलाएंगे और इंशाल्लाह कुछ म्यूजिक का तड़का लगवाते रहेंगे। आपने इतने अच्छे प्रोग्राम में मुझे दावत दी, बल्कि पहले भी आया था तो बड़ा यादगार जो प्रोग्राम है, आप इस प्रोग्राम के साथ बड़ी यादें हमारी वाबस्ता हैं, तो बहुत शुक्रिया आज आपने बुलाया। और आज मैं जो गाना मेरे इरादे आपको सुनाऊंगा। कैसे कहूँ मैं तुम सा कोई ना है, तेरे आस पास रहूं दिल भी ना है, जज्बात मेरे सभी तू ही जाने, जितना भी देखूं दिल भर ना पाए, कैसा समा है हम तुम यहाँ है, जाहिर करूं क्या है जो मेरे इरादे, तेरे हवाले में इसी बहाने, जाहिर करूं क्या है जो मेरे इरादे, मेरे इरादे, ऐसे ही गुनगुनाता रहूं तेरे लिए मैं, चाहूं कि मुझ तक रहे तेरी निगाहें, जज्बात मेरे सभी तू ही जाने, जितना भी देखूं दिल भर ना पाए, कैसा समा है हम तुम यहाँ है, जाहिर करूं क्या है जो मेरे इरादे, तेरे हवाले में इसी बहाने, जाहिर करूं क्या है जो मेरे
आपसे इजाजत लेंगे। आप दोनों की तशरीफ आवी का बहुत शुक्रिया सर। आपको भी दोबारा जहमत देंगे, आपको भी जरूर बुलाएंगे। जाते जाते म्यूजिक का तड़का लगा दें। हमें नाजरीन दीजिए इजाजत, अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओवर टू यू। एक गजल है, आशियाने की बात करते हैं। डन। आशियाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, हमको अपनी खबर नहीं यारो, तुम जमाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।